हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या मतलब, क्या होता है इस काइनेटिक्स का? तो काइनेटिक्स का जब भी मतलब आएगा वो आएगा किससे? मोशन से। किससे? मोशन से। यानी ये जो वर्ड है काइनेटिक्स, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोशन। ठीक। अब सर केमिस्ट्री में कौन सा मोशन होता है? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं क्या? नहीं बेटा, केमिस्ट्री में जो मोशन की बात कर रहा है यानी चेंज इन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चेंज इन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल काइनेटिक्स में आप कंसंट्रेशन में किस तरीके से चेंज होता है, क्या उसके इम्पैक्ट होते हैं, कितने टाइम में, क्या कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें आप कहाँ पढ़ते हो? केमिकल काइनेटिक्स में। यानी अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स को डिफाइन करूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या कह सकती है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which it is a branch of chemistry in which we deal about change in concentration of reactant or product with respect to time. ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ बेटा? केमिकल काइनेटिक्स हुआ कि कोई भी ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें आप चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उस ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। यानी एक और डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, सो इट गिव्स द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यानी अगर मैं एक और बात बोलूँ इसकी तो क्या कर सकता हूँ? इट गिव्स द आइडिया अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। यानी रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? यानी कोई रिएक्शन 5 मिनट में हो सकती है, 10 मिनट में हो सकती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकती है, इन्फिनिट टाइम ले सकती है। तो ये सब आइडिया जो भी मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक। और इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम क्या करते हैं यहाँ पर? इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर इनको रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट होंगे उनको समझते। पार्ट क्या क्या है, क्या क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर स्पीड ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर 3 तरीके की रिएक्शन हो सकती है। यानी अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँ तो क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बिहाफ पे हमें यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? केमिकल रिएक्शन। ठीक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेटा 3 तरीके की रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा आपका वेरी स्लो रिएक्शन। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि ये वेरी स्लो रिएक्शन का 1-2 एग्जाम्पल जल्दी से बताएंगे। मैं बताऊंगा पर जब तक आपका कमेंट आना चाहिए। दूसरा टाइप वेरी स्लो रिएक्शन को दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप क्या है बेटा? मॉडरेट रिएक्शन। और तीसरा वेरी फास्ट रिएक्शन। आई होप आप लोगों के कमेंट आ चुके होंगे। वेरी स्लो रिएक्शन, बेटा वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? वेरी स्लो यानी बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला। कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है? सर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन
एक दिन में होती है? नहीं। 2 दिन में? नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम, यानी आप कभी भी डिफाइन नहीं कर पाओगे कि रस्टिंग ऑफ आयरन को कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये किस तरीके की रिएक्शन? वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक। और देखते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट यानी जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो, यानी पलक झपकते। अब पलक झपकते ही कौन सी रिएक्शन हो सकती है? पलक झपकते हो सकती हैं जितनी भी आयोनिक रिएक्शन हो, वो पलक झपकते ही होती हैं। ठीक है, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन सर, आयोनिक रिएक्शन कौन सी होती हैं? नहीं समझ पा रहे हैं। 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है बेटा, कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी एक एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूँ कि जितने भी आयोनिक रिएक्शन है वो बहुत फास्ट रिएक्शन है, एग्जांपल हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे एक मेरे पास एसिड था, मैंने जिंक का ग्रेनुल उसमें डाला, यानी HCl में मैंने क्या डाल दिया? जिंक। ठीक है, जिंक डाल दिया किसमें? HCl। क्या होगा सारे लोग बताओ, क्या होगा? होगा क्या कि ZnCl2 मिलेगा और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी तुरंत विद पॉप साउंड। ठीक है, यहाँ से तुरंत बेटा क्या निकलेगी? एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे पॉप साउंड के साथ। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है। जैसे ही HCl देखा, उसमें मेटल डाला और तुरंत पॉप साउंड निकल गया। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शन भूल जाते हैं और वेरी फास्ट रिएक्शन। एग्जाम्पल आपने देख लिया, रस्टिंग ऑफ आयरन है या आर्कियोलॉजिकल सर्वे जितने भी होते हैं, ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एज वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ पे आता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्शन। इसके भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो तो एग्जाम्पल देखते हैं। मॉडरेट रिएक्शन में क्या क्या आएगा? मॉडरेट रिएक्शन में बेटा जितने भी मेटलर्जिकल जितने भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं। सर ये मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस बेटा कोई भी वो प्रोसेस जिसमें एस्टिमेशन ऑफ मेटल होता है, यानी क्या होता है, जब भी माइनिंग होगी, माइनिंग से ओर मिलेगा, मिनरल मिलेगा, मिनरल से ओर मिलेगा, ओर का कंसंट्रेशन होगा, और उसके बाद क्रशिंग, ग्राइंडिंग, बहुत सारे प्रोसेस से आपको प्योर मेटल मिलता है। तो ये सारे प्रोसेसेस को हम क्या कह सकते हैं? मेटलर्जिकल प्रोसेस। ये सारे के सारे मॉडरेट रिएक्शन हैं। ठीक है, इनमें कुछ टाइम लगता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट। दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, यानी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फिजन की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस ये भी किस में आएगा? आपका मॉडरेट रिएक्शन। ठीक, और तीसरा जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी रिएक्शन है सारी की सारी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो वो कौन सी रिएक्शन होंगी? मॉडरेट रिएक्शन होंगी, या इन्हीं को कभी कभी हम मॉडरेट स्लो रिएक्शन भी कह सकते हैं। यानी क्या? ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन हैं, चाहे आप मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ, चाहे आप सेडजेफ रूल लगाओ, जितना भी आपने ऑर्गेनिक में कुछ पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, तो वो सारी रिएक्शंस किस स्पीड में होती हैं? मॉडरेट रिएक्शन या मॉडरेट स्लो रिएक्शन। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो गया कि हमारे सिलेबस में है क्या, हमें पढ़ना क्या है। इस केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़ना है बेटा क्या? मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ेंगे, धीमे धीमे समझेंगे, साथ में कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ मैं, तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है रेट। रेट क्या होता है?
10 रुपये 20 रुपये ऐसा वाला नहीं, ऐसा नहीं बेटा। रेट जब भी हम किसी चीज़ का डिफाइन करते हैं यानी किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। रेट का मतलब क्या, किसी भी चीज़ के रिस्पेक्ट में चेंज। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हो वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन निकल के आती है, इट इज़ द चेंज ऑफ रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी डिस्टेंस कितना चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ केमिकल काइनेटिक्स में, केमिकल प्रोसेस में क्या चेंज होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है। किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। उसको हम क्या कहेंगे, रेट कहेंगे। तो सिंपल मैं कह सकता हूँ रेट क्या होता है, इट इज़ द चेंज इन concentration, ठीक है। इट इज़ द चेंज इन concentration ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कंसंट्रेशन में जो भी बदलाव हो रहा है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, कैसे होगा, रेट में डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो सीधी सीधी बात है, रेट कैसे निकालेंगे भाई, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, यही तो है। यानी पहले अभी कितना है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन क्या आ जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ये हो गया आपका रेट, ठीक है। अब अगर कोई मैं केमिकल रिएक्शन ले लेता हूँ, कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लिया मैंने, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया A + B, इसको आपको D मिल रहा है ना, इससे क्या मिल रहा है, C + D, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, ठीक है। यानी A + B से C + D मिल रहा है बेटा। A और B आपके रिएक्टेंट, C और D आपके क्या, प्रोडक्ट। तो जो भी रेट में चेंज होगा, जो भी रेट में चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, इन दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और इन दोनों प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसी को हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। रेट में मैंने आपको क्या बताया, रेट आपको बताता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो भी बदलाव आ रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। अब देखो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन A + B जिससे C + D मिलता है, ठीक है, तो A और B क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट, और C और D क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट, ठीक। अब इनके भी रिस्पेक्ट में यानी इनका भी चेंज होगा कंसंट्रेशन और इसका भी कंसंट्रेशन चेंज होगा। कैसे होंगे उसको समझते हैं। T = 0 यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। T = 0 का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। इसका मान लीजिए लेट से इसका कुछ कंसंट्रेशन 10 ग्राम्स है, इसका 10 ग्राम्स, अभी दोनों को आइडेंटिकल है, ठीक है, 10-10 ग्राम। तो क्या होगा, प्रोडक्ट में कुछ बना होगा, नहीं बना, ये दोनों 0-0, ठीक है। पर कुछ टाइम के बाद, यानी अगर मैं T टाइम की बात करूँ, टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, ईयर में हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो 10 - 2 यानी 8 बचेगा, इसमें से भी 10 - 2 8 बचेगा, तो कितना बनेगा, 2-2 ग्राम यानी 2-2 ग्राम्स, ठीक। तो चेंज हुआ कंसंट्रेशन में किसके, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के। इसी जो चेंज है, इसी चेंज को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। यानी बेसिकली अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ, रेट = डेल। डेल क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है।
चेंज इन टाइम। और आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो क्या कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, तो हमेशा जब कभी भी आप रिएक्टेंट के लिए लिखोगे तो उसमें माइनस साइन लगाया जाएगा, और प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे तो प्लस साइन लगाया जाएगा। यानी कैसे लिखा है, इसको समझ, इसको समझ। अगर मुझे रेट लिखना है इसी केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल रिएक्शन के लिए मुझे रेट लिखना है, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस डेल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी डेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, किसका, ए का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट। ठीक है, और अगर कहीं प्रोडक्ट होगा, और अगर कहीं क्या होगा, प्रोडक्ट, जैसे सी और डी, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, प्लस, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, प्लस लगाऊंगा, डेल कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे निगेटिव और पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका कोई भी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस क्या है कि ये निगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। बस इतनी सी बात है, यहाँ पर डिक्रीज होगा कंसंट्रेशन टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा, और यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस चीज़ को मैं एक ग्राफ से आपको क्लियर करता हूँ। ग्राफ में क्या करना है, ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए, एक बार ग्राफ देखते हैं रेट। तो रेट के लिए बेटा ग्राफ अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ग्राफ, तो ये कैसे बनता, देखिए यहाँ मैंने क्या किया, वाई एक्सिस पे आपका टाइम और एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन, ये दो चीज़ें ली। ठीक है, अब ये ग्राफ बना रहा हूँ मैं किसके लिए, रिएक्टेंट के। तो बेटा रिएक्टेंट में क्या होगा, देखो जब भी टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन अगर स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि अभी तक कुछ भी खर्च नहीं हुआ है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। तो बेटा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ये कभी भी मैच नहीं करेगा इसको। ठीक है, ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक, यानी इस तरीके से। ठीक, सिमिलर वे में अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बनाता हूँ, इसके लिए प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए भी जो ग्राफ है वो भी मेरा ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिलेगा। प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट के लिए क्या बनेगा बेटा, जब टाइम t 0, ठीक है, टाइम t क्या बेटा 0, तो टाइम जब 0 है तो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा, यानी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो क्या होगा, धीमे धीमे जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, और वैसे वैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। ठीक, आगे अब बात करते हैं इसके आगे की बात, रेट। अब रेट जो है वो दो तरीके का, कितने तरीके का, दो तरीके, यानी हम कह सकते हैं रेट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके का रेट होगा। कौन कौन सा रेट है, पहला एक हमारा जो रेट है वो है एवरेज रेट, पहला जो रेट है वो क्या है, एवरेज रेट है। ठीक, और जो दूसरा है वो है इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो जाता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज का मतलब है जब कभी भी हम टाइम इंटरवल की बात करें, मतलब क्या कि अगर कोई रिएक्शन है जो 10 मिनट में कंप्लीट हो सकती है, तो 0 से 10 ये क्या हो गया, टाइम इंटरवल हो। अब अलग अलग टाइम पर क्या हो रहा होगा, उसकी अलग अलग वैल्यूज़ होंगी। तो वहाँ पर अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो उसको मैं क्या कहूँगा, एवरेज रेट। यानी ये किसके लिए है, फॉर अ टाइम इंटरवल, फॉर अ टाइम इंटरवल है ना।
टाइम इंटरवल का मतलब है 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जो भी है। इंस्टेंटेनियस रेट फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ? इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब, इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होगा कि इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब होगा कि 6 मिनट 31वें सेकंड पर, ठीक है। तो जब 6 मिनट 31वें सेकंड पर पर्टिकुलर 31st सेकंड की बात कर रहे हैं, उस पर जो रेट होगा रिएक्शन का, उस पर जो चेंज हो रहा होगा कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको मैं क्या कहूँगा? इंस्टेंटेनियस रेट, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो यानी रेट कितने तरीके के हो सकते हैं? 2 तरीके के, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। अब इनको और डिटेल में डिस्कस करते हैं, एवरेज रेट क्या होता है और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो एवरेज रेट को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। एवरेज रेट, एवरेज, देखो एवरेज रेट मैंने आपको क्या बताया कि ये एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। यानी सीधी सीधी बात है, फॉर्मूला वही बनेगा जो नॉर्मल रेट के लिए था। क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम के लिए, यानी अगर मैंने एक हाइपोथेटिकल, कौन से हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लिया, तो हाइपोथेटिकल रिएक्शन क्या हो सकती है? A + B गिव्स प्रोडक्ट। ये मैंने केमिकल रिएक्शन ले लिया, तो इसका मुझे एवरेज रेट लिखना था। एवरेज रेट लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? एवरेज रेट लिखने के लिए मैं लिखूँगा रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके रिस्पेक्ट में टाइम के, इक्वल्स टू, बेटा जितना इसका खर्च होगा उतना ही तो इसका खर्च होगा, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डी टी, इक्वल्स टू, अगर ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब P मान लो, तो प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन, अब डेल क्यों लिया है? क्योंकि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज रेट। और बेटा जब मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ तो इसी को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल रेट। इसी को क्या कहा जाता है? डिफरेंशियल रेट, ठीक है। 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है, राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, बोर्ड के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो एक और मैं जनरल रिएक्शन लेता हूँ, उसको देखेंगे कि कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। यानी एवरेज रेट का फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन इंडिकेट करेगा, अगर प्रोडक्ट है तो प्लस। और ये हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक दूसरे के रेट के किसके बराबर होगा? बराबर होगा चेंज के बराबर, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं, अगर कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन, जैसे बोर्ड में एक रिएक्शन दे दिया आपको, एक रिएक्शन दे दिया बेटा, क्या? A प्लस B गिव्स C एंड B ऐसा, ठीक है। आपको ये एक केमिकल रिएक्शन दे दिया और बोला कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के लिखा, तो आप क्या होगे? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? रेट इक्वल्स टू, अब देखना बेटा, जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, यानी जो भी आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मल्टीपल है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो हमेशा उसके किस में आ जाएगा? रेसिप्रोकल। यानी रिएक्टेंट है, माइनस लगाओगे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे आ जाएगा रेसिप्रोकल, और चेंज होगा किस में? कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसके रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट, ठीक है। सिमिलर वे में इक्वल्स टू माइनस 1/b dB/dt इक्वल्स टू प्लस 1/c dC/dt इक्वल्स टू प्लस
1/d dd बाई डी। ठीक है, तो अगर एक नंबर का सवाल आ जाता है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखिए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होगी। इसके लिए मुझे एक डिफरेंशियल रेट इक्वेशन जल्दी से लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, बहुत जल्दी से। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। ठीक है, जल्दी से बताएं। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसके साथ में। अब इसको ग्राफिकली कैसे मेज़र करें, एवरेज रेट को ग्राफिकली कैसे मेज़र करेंगे। मैंने आपको बताया कि एवरेज रेट क्या है, एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम देखिए, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। आंसर इसका आ गया होगा, क्या आंसर आया होगा सर, रेट इक्वल्स टू -1/2 dA बाई dt इक्वल्स टू -1/3 dB बाई dt इक्वल्स टू +1/4 dP बाई dt। ठीक है, तो जिन बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप बस आगे बढ़ो। ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं अब ग्राफ एवरेज रेट कैसे बनाएंगे ग्राफ इसका। देखो सिंपल सा, जैसा अभी हमने समझा था वैसा ही। क्या, अगर ये रिएक्टेंट है मेरा, यहाँ पर मैंने कंसंट्रेशन ले लिया, यहाँ पर मैंने टाइम ले लिया, ये ओरिजिन हो गया, तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, R0 मान लिया इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। सब देखते हैं घट जाता है ऐसा कंसंट्रेशन। तो बेटा अब अगर मुझे क्या करना है, रेट निकालना है ग्राफ की मदद से, तो क्या करूँगा मैं अगर मुझे इस टाइम इंटरवल के लिए निकालना है, जैसे ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है। ठीक है, तो अब अगर मुझे 25 से 30 या 25 से 15 के लिए निकालना, 25 से 15 मान लेते, चलिए इसको मान लेते ऐसे, तो मैं क्या कहूँगा, ये 15 पर है, ये हो गया T1, 25 पे है T2, यहाँ पर C1 और ये C2। क्या करूँगा बेटा, इसके क्रॉस हो, इसके क्रॉस हो। तो रेट अगर मुझे निकालना है तो मैंने क्या लिखा था, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। यहाँ से आपको क्या मिल जाता है बेटा, एवरेज रेट। यहाँ से क्या मिल जाता है, एवरेज रेट। अगर मैं मान लूँ कि ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है वो कैसी है, एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसका मैं रेट कैसे निकाल सकता हूँ। रेट मैं निकालूंगा बेटा, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन मान लूँ तो इसका मैं रेट कैसे निकालूंगा, रेट निकालूंगा मैं, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू m, वेयर m इज द स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, तो ये जो m है, देखो बेटा यही है ना, y2 क्या मतलब y एक्सिस पर, C1 क्या y एक्सिस पर। ठीक है, तो वही लिख दिया मैंने। अगर जनरल फॉर्म में लिखूँ मैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू m, और ये m क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व, और स्लोप ऑफ द जो कर्व है ये मुझे क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मुझे ग्राफिकली एवरेज रेट निकालना है तो मैं उसका स्लोप निकालूंगा और स्लोप से मुझे आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ठीक। अब इसके आगे बात करते हैं इंस्टेंटेनियस।
रेट कैसे निकाल सकते हैं? मैंने कहा कि स्लोप अगर इस तरफ का मैं निकालूँ तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, एवरेज रेट निकाल सकता हूँ। ठीक, अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? इंस्टेंटेनियस ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट है, ये इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, यानी इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी उस पल के लिए, उस तुरंत एक पॉइंट के लिए जो रेट होगा रिएक्शन का, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस। मतलब क्या, इसका अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम वेयर t टेंड्स टू 0, यानी लिमिट ऑफ टाइम क्या होगी? टेंड्स टू 0, क्योंकि बेटा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, 6 मिनट 31वें सेकंड, यानी 31वें सेकंड के बाद 32 आ जाएगा तो उसमें हमें काउंट नहीं करना है, यानी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए तो लिमिट टाइम की क्या हो जाएगी? टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस। ये क्या हो जाएगा आपका? इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? ठीक, अगर इसी को मैं ग्राफ से समझाना चाहूँ तो ग्राफ से मैं कैसे समझाऊंगा? ग्राफ से यानी मैंने यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने टाइम, तो जो भी मैं रिएक्टेंट के लिए ग्राफ बना रहा हूँ, किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा था। ठीक है, हमने 3 बार बना लिया इस ग्राफ को एक बार में, तो कंसंट्रेशन और टाइम रिएक्टेंट के लिए इसी तरीके से कुछ डिक्रीज हो रहा था। तो इस पॉइंट पर, यानी अगर मैं इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इस पॉइंट की, तो ये मुझे क्या बताएगा बेटा? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये मुझे कौन सा रेट बताएगा? इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इंस्टेंटेनियस, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक, तो आगे की कॉन्सेप्ट को, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करेंगे, उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।